फ्रेंड्स, मैं मुकेश बर्नवाल एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर आप सबों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज के इस क्लास में हम सब भारत के संविधान की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे, जो प्रीलिम्स के दृष्टिकोण से बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, लेकिन मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से एक बहुत ही बड़ा विषय बन जाता है। और ये वास्तव में भारत के संविधान में एक प्रकार से जो नीति निदेशक तत्व और मूल अधिकार है, उन मूल अधिकार और नीति निदेशक तत्वों के आपसी संघर्ष की कहानी है। और साथ में आप इस बात को इस आधार पर भी देख सकते हैं कि यही वास्तव में भारत में कार्यपालिका और न्यायपालिका या फिर विधायिका और न्यायपालिका के बीच का भी जो है एक प्रकार का संघर्ष की कहानी है। और हम लोग इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में भारत के संविधान का यह जो विषय है, यह विषय क्यों विवादित हुआ, क्यों वास्तव में आप इस बात को समझिए कि 1950 ईस्वी में हमारे देश का संविधान लागू हुआ। ठीक है, 26 जनवरी के दिन लागू हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 के दिन लागू जो संविधान था, अभी एक वर्ष भी नहीं हुआ। अभी वास्तव में भारत में कह सकते हैं कि जो अंतरिम सरकार थी और साथ में जो अंतरिम संसद था, अभी वही कार्य कर रहा था। अभी फुल फ्लेज्ड सरकार नहीं आई और ना ही जो है लोकसभा और राज्यसभा का जो एक नियमित जो कार्यकाल है, वो कार्यकाल प्रारंभ हुआ था। रीजन क्या था, आपको मालूम है कि 13 मई 1952 ईस्वी को लोकसभा की जो है पहली बैठक हुई। चुनाव जो है 1952 ईस्वी में हुए। 1952 से हमारे देश की जो सरकार थी, प्रथम आम चुनाव के बाद निश्चित रूप से कार्य करना प्रारंभ किया। लेकिन 1950 से 52 के बीच कि हमारे देश में जिस तरह की व्यवस्था थी, वास्तव में वो अंतरिम शासन की व्यवस्था थी। अंतरिम कहने का तात्पर्य यह होता है कि जब फुल फ्लेज्ड हमारे देश में सरकार कार्य नहीं कर रही होती है, तो उस बीच में कोई ना कोई तो उस अंतराल वर्ष में शासन तो करेगा ना, कोई ना कोई तो व्यवस्था होगी। इतना बड़ा देश है, बिना सरकार का आप चला नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में उस अंतरिम काल तक जो है कह सकते हैं कि जो सरकार कार्य करती है, जो संसद काम करती है, उसे को अंतरिम संसद, अंतरिम सरकार कहकर जो है पुकारा जाता है। तो अंतरिम का मतलब यहां पे इंटरिम का जो मतलब होता है, वो मतलब ये होता है कि फुल फ्लेज्ड कोई सिस्टम कार्य करने के पूर्व की जो एक कह सकते हैं अस्थाई जो व्यवस्था होती है, उसको जो है जो प्रोविजनल व्यवस्था होती है, उसी व्यवस्था को अंतरिम व्यवस्था कहकर पुकारा जाता है। अगर सरकार के कॉन्टेक्स्ट में तो अंतरिम सरकार, अगर संसद के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो अंतरिम संसद हो जाएगा। तो इस तरह की सरकार आप सोचिए कार्य कर रही थी और 1951 में ही जो है पहला संविधान संशोधन जो है वो कर दिया गया। तो सवाल यहां पर यह उठता है कि आखिर में प्रथम संविधान संशोधन क्यों किया गया। जवाहरलाल नेहरू उस समय भारत के सरकार थे और जिनके कार्यों का, जिनके कह सकते हैं कि उनके जो प्रयास थे, उसका समर्थन जो है भारत के प्रथम जो विधि मंत्री बाबा साहब अंबेडकर थे, बाबा साहब अंबेडकर ने भी उनका समर्थन किया। और साथ में आपको इस बात को भी समझना है कि इसके अंतर्गत भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। आपको पता है, आपको हमने बतलाया कि वास्तव में भारत का जो संविधान लागू हुआ उस समय इसमें मूल रूप से कितनी अनुसूचियां शामिल थी, उसमें जो है 12 शेड्यूल्स जो है वो 8th शेड्यूल जो है वो क्या है कि शामिल थे। लेकिन उसके बाद 4 और अनुसूची जोड़ी गई। उसमें पहली जो अनुसूची यानी 9वीं जो अनुसूची थी, जो मूल संविधान में नहीं था, उसको जो है प्रथम संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया। और उसमें भारत के फंडामेंटल राइट्स का जो जिक्र भाग 3 में किया गया है, आर्टिकल 12 से 35 के बीच, उसमें अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति का अधिकार था, उस संपत्ति के मौलिक अधिकार में 2 खंड जोड़े गए, ए और बी जोड़े गए, यानी 31A और 31B हो गया, वो 2 खंड जो है वो जोड़े गए। तो सवाल यहां पर ये उठता है कि आखिर में क्या ऐसी व्यवस्था, मतलब जो है मजबूरी थी या क्या ऐसी व्यवस्था थी कि 1952 के चुनाव के पहले, यानी फुल फ्लेज्ड सरकार के आने और संसद के कार्य करने के पूर्व ही जो है क्यों ऐसा हुआ कि हमें संविधान का संशोधन करना पड़ा। क्यों जो है 9वीं अनुसूची के रूप में एक नई अनुसूची जोड़ी गई। क्यों हमने भारत के संविधान के अनुच्छेद 31 में जो संपत्ति के मूल अधिकार की वकालत उस समय कर रहा था, हालांकि 1978 के
के 44वां संविधान संशोधन के द्वारा आपको मालूम होगा कि संपत्ति का जो अधिकार है वो अधिकार अब मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटकर उसे जो है भाग 12 के अनुच्छेद 300 के काम में जो है वो शामिल कर दिया गया, ठीक है, और उसको विधिक अधिकार बना दिया गया। मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर उसे लीगल राइट के तौर पे जो है उसे विधिक अधिकार के तौर पे जो है उसे ले जाया गया। तो शुरू में हमारे देश के मूल संविधान में 7 फंडामेंटल राइट्स की बात थी और कह सकते हैं कि लेकिन क्या हुआ कि जो 44वां संविधान संशोधन हुआ उसके अंतर्गत 1978 ईस्वी में क्या हुआ कि संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया, जिससे मौलिक अधिकारों की वर्तमान में जो संख्या है वो 6 ही रह जाती है, ठीक है। तो ये जो बात है, ये सारी जो कोशिशें थी, ये सारी जो कवायदें की गई वो क्यों की गई, इसके पीछे क्या रीजन है, आज के क्लास में हम सब इसी बात को डिस्कस करेंगे। और यहां पर देखिए अपने बैकग्राउंड में लगा रखा है, देखिए संविधान का वह अनुच्छेद जिसके कारण देश में पुल, बांध आदि का निर्माण संभव हुआ। आज आप जो भी पुल देखते हो, जो भी बांध देखते हैं, बहुत सारे नेटवर्क के लिए बहुत सारे बिजली खंबे या फिर सड़कें वगैरह जो निकाली जा रही है, ठीक है ना, तो ये जमीन कहीं ना कहीं किसी ना किसी आम आदमी के ही तो होंगे ना, कुछ जमींदार के होंगे, किसानों के होंगे, जो भी चीजें, तो वो कहीं ना कहीं ये जमीनें तो सरकार ने आम जनों से ही ली थी। लेकिन आप इस बात को समझिए कि हमारे देश के मूल संविधान में संपत्ति का जो अधिकार था वो तो फंडामेंटल राइट्स था, सरकार जो है, लेकिन जब आर्टिकल 39 है, वो आर्टिकल 39 एक प्रकार से ये कहता है कि सरकार जो है वो ऐसी कोशिश करेगा कि जहां पर किसी भी के तरह का संपत्ति का अहितकारी संकेंद्रण ना हो सके, ठीक है ना। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि सरकार की जो जिम्मेदारी है ना, राज्य की नीति के निदेशक तत्व में बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो क्या है, राज्य की नीति के निदेशक तत्व वो क्या जानकारी देता है, वो इस बात की जानकारी देता है कि राज्य की सरकार जब अपनी नीति बनाएगी तो फिर वो नीति निदेशक तत्व में वर्णित जो भिन्न भिन्न अनुच्छेद है उसके जो प्रावधान है, उन प्रावधानों को वो अपनी नीतियों के माध्यम से लागू करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि बहुत सारे ऐसे कार्य जो है सरकार को करना था, पुल का निर्माण करना था, बांधों का निर्माण करना था, सड़कों का निर्माण करना था, रेलवे का नेटवर्क जो है वो क्या है कि क्रिएट करना था। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की जमीन जो है वो आपको लेनी ही लेनी थी। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर क्या थी, प्रॉब्लम जो है ये थी कि वास्तव में संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, इसलिए राज्य की सरकार या राज्य यानी सरकार जो है किसी की जमीन जब वो लेता था अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए, ध्यान रखिएगा, सार्वजनिक हितों को ध्यान में रखकर किसी की जमीन अगर लेने की कोशिश करता था तो प्रभावित जो व्यक्ति होता था वो अपने अधिकारों यानी संपत्ति का जो अधिकार था उसको लेकर बार बार जो है वो न्यायालयों में पहुंच जाता था। और न्यायालय की जिम्मेदारी क्या है, लोग जो फंडामेंटल राइट्स है उसको लागू करने की उसकी जिम्मेदारी है, और नीति निदेशक तत्व को लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है, तो वो राज्य की है। और राज्य जब नीति निदेशक तत्व के प्रावधानों को जब लागू करने की कोशिश करता था तो जाहिर सी बात है फिर क्या है कि व्यक्ति के कहीं ना कहीं संपत्ति का जो अधिकार था उन अधिकारों का हनन होता था। उसको लगता था कि हमारी संपत्ति को बेवजह बेमतलब का जो है वो क्या है कि जबरदस्ती वो ले रहे हैं, ठीक है ना। तो वो क्या है कि वो न्यायालय में चला जाता, और न्यायालय को भी जो है संविधान ने इस बात का राइट दिया था कि वो संपत्ति के अधिकार को जो है क्रियान्वित करे। और अगर इसका जैसे भारत के संविधान के अनुच्छेद 13 के खंड 2 में जो है यह बात स्पष्ट रूप से लिखी गई है कि सरकार जो है, राज्य जो है, ऐसा कोई कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 के द्वारा प्रदान किए गए अधिकारों का किसी तरह से हनन करता है। और अगर हनन करता है तो हनन की मात्रा तक वह जो है अधिनियम क्या होगा, अमान्य होगा, अविधि मान्य होगा। तो ये बात जो है सब आर्टिकल 13(2) में, लेकिन सरकार क्या कर रही थी, सरकार को चूंकि नीतियों को लागू करना था और साथ में जो है वो क्या है कि बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वर्क करने थे। और सबसे बड़ी बात कि उस समय क्या था, हमारे देश में 1950 का जब संविधान लागू हुआ था उस समय हमारे यहाँ बहुत सारे जमींदार थे, जो राजे रजवाड़े जमींदार लोग थे, भारी मात्रा में उनके पास जमीनें थी। किसी के पास जमीनें कई 100 एकड़ हुआ करती थी,
थी, और दूसरी तरफ बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भूमिहीन थे, जो कह सकते हैं मजदूर थे, दीनहीन थे, जिनको जीने की जो है कह सकते हैं कि जो जिनको जिनके लाले पड़े हुए थे, जिनके पास जो है कह सकते हैं कि अपनी जीविका चलाने के कोई संसाधन या साधन मौजूद नहीं थे। तो ये जो डिस्पैरिटी थी कि एक एकदम ऊपर है और मैक्सिमम लोग एकदम नीचे है, तो इस डिस्पैरिटी को कम करने की जिम्मेदारी किसकी थी? सरकार की थी। और सरकार कम करने के लिए क्या करेगी? जिसके पास बहुत सारी जमीन है उनकी जमीनों को वो लेगी, और जिसके पास भूमि नहीं है उनको देंगी। तभी तो ये जाकर डिस्पैरिटी जो है, वो जो असमानता है, जो विषमताएं, जो विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों जो ऑडिटीज है उसको तो कम तभी किया जा सकता है जब आप कहीं ना कहीं उसकी संपत्ति को आप लेंगे। उसका ग्राउंड आप बनाओगे अलग चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं तो लेना पड़ेगा और फिर इन लोगों को देना पड़ेगा, तभी ये डिस्पैरिटी कम की जा सकती थी। और तभी जाकर जो लोक कल्याणकारी राज्य की जो अवधारणा है, हम भारत के लोग की जब बात करते हैं, जब हम सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की बात करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये तभी संभव होगा जबकि जिसके पास वास्तव में जिसके पास बहुत सारी जमीनें पड़ी हुई है और उसके जरूरत की कुछ ही चीजों की जरूरत है, कुछ ही जमीन की जरूरत है, लेकिन उसके पास पुराने काल में अंग्रेजों के शासन, अब ऐसा भी नहीं है कि उसने अर्जन किया है, वास्तव में अंग्रेजों के शासन काल में ब्रिटिश सरकार की कुछ एक ऐसी पॉलिसीज थी, हमने आपको बताया होगा, आप इतिहास अगर पढ़ते होंगे तो परमानेंट सेटलमेंट जो अस्थायी बंदोबस्त था, उस अस्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जो है जमींदारों को भारत के बड़े हिस्से में उसको जो है जमीन का मालिक बना दिया गया था। उससे जो है बहुत सारे जमीन के जो है मालिक बना दिए गए थे। उसका काम था वहां से भू राजस्व की वसूली करके सरकार को देना, उसका एक हिस्सा अपने पास रख लेना, और जब तक ये काम करता रहता तब तक उस जमीन का वो मालिक था। इन्हीं परिस्थितियों में जब अंग्रेज चले गए तो उस जमीन के वो मालिक तो बड़े बड़े जमींदार थे, बड़े बड़े राजे रजवाड़े थे, और ब्रिटिश सरकार की अनुकंपा से जिनको इतनी सारी जो है जमीनें मिल गई। लेकिन जब भारत आजाद हुआ और संविधान लागू हुआ, तो इस तरह की तो व्यवस्था आजादी के बाद तो चल नहीं सकती थी, या संविधान के लागू होने के बाद तो चल नहीं सकती थी। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे देश के संविधान ने भारत की सरकार के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां डाली थी, और वो जिम्मेदारियां क्या थी? वो जिम्मेदारियां थी कि आपको जो संपत्ति है, जो धन है, उसका जो अहितकारी संकेंद्रण है, उस अहितकारी संकेंद्रण को खत्म कर आपको अपेक्षाकृत जो असमानताएं समाज में मौजूद है, उस डिस्पैरिटी को आपको कम से कम करने की कोशिश करनी है, कि वो लोगों के बीच जो असमानता है, उस असमानता को दूर करने के लिए आप प्रयास करोगे, ऐसी बात। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी? कंट्राडिक्शन किस बात का था? कि आपको संपत्ति लेना है, ठीक है ना, जो संपत्तिशाली व्यक्ति है, जिसके पास अकूत जमीनें पड़ी हुई है, ठीक है, उससे लेना है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी कि हमारे देश का जो सर्वोपरि जो दस्तावेज, जो कह सकते हैं कि जो विधि है, वो विधि संविधान है। संविधान ये कहता था कि आपको फंडामेंटल राइट्स है, राइट टू प्रॉपर्टी, यानी संपत्ति का अधिकार जो है आपका मौलिक अधिकार है, और आपके मौलिक अधिकारों का अगर हनन होता है तो आपको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाने का राइट है। लेकिन हमारे देश की जो सरकार या राज्य की जो सरकारें थी, उसको लगातार जो है जमींदारी के उन्मूलन की कोशिश करनी पड़ रही थी, ताकि जो है डिस्पैरिटी को दूर किया जा सके। और तरह तरह के कानून जो है बनाए जा रहे थे, लेकिन जितने कानून बन रहे थे उतने ही विवाद भी बढ़ रहे थे, और लोग जो है वो प्रभावित जो लोग थे वो सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय पहुंचकर वो क्या है कि इस मामले को जो सुप्रीम कोर्ट क्या है, सुप्रीम कोर्ट भी जो है वो क्या है कि अपना काम नहीं कर रहे थे, मनमाना मतलब कोई आचरण नहीं कर रहे थे, उससे भी संविधान ने ही जिम्मेदारी दी थी कि आपका की जिम्मेदारी है इस बात को देखना कि राज्य ऐसा कोई कानून तो नहीं बनाता। आर्टिकल 13(2) जो कि भारत के जो लोग हैं, जो भाग 3 के द्वारा प्रदान किए गए जो फंडामेंटल राइट्स है, उस फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता था। और सुप्रीम कोर्ट भी क्या है, उस संविधान के दायरे में देखती थी, तो वो किसके पक्ष में फैसला सुनाती थी? जो व्यक्ति प्रभावित होता था, जिसके संपत्ति लिए जाते थे, उससे उसके पक्ष में। तो ये जो कंट्राडिक्शन था, ये जो है लॉ की मौलिक अधिकार और नीति निदेशक तत्व का जो संघर्ष था, ये संघर्ष बदल जाता था
चेंज हो, मतलब जो है वो संघर्ष तब्दील हो जाता था, वो कार्यपालिका न्यायपालिका के संघर्ष के बीच है या फिर विधायिका और न्यायपालिका के संघर्ष के रूप में। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। और वास्तव में पुल का निर्माण, बांध का निर्माण, ये तो आज़ाद भारत में मतलब होना ही होना था, डेवलपमेंट करना ही था, लेकिन उसके लिए ज़मीन की ज़रूरत थी। लेकिन संपत्ति का जो अधिकार था वो तमाम तरह की दिक्कतें या हमारे देश की जो सरकार थी उनके कह सकते हैं कि इस कार्य में बेड़ियां जो है वो कह कि पहना रही थी, और यही कंट्राडिक्शन हुआ। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जब ये सिचुएशन, तो देश का तो विकास करना ही था, तरक्की तो करनी ही थी, तो इन्हीं चीज़ों को समझते हुए, इन्हीं परिस्थितियों को समझते हुए फिर क्या हुआ कि प्रथम संविधान संशोधन करना पड़ा 1951 में। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में इस अधिनियम को लाया गया। और आप समझ जाइए इसमें राज्यसभा का गठन नहीं हुआ था, ये लोकसभा से सिर्फ पारित हुआ, ठीक है ना, पारित हुआ। और आप इस बात को समझिए कि उसके अंतर्गत क्या था कि जो आर्टिकल 31 में जो राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, आर्टिकल 31 में जो राइट टू प्रॉपर्टी थी, उस राइट टू प्रॉपर्टी के अंतर्गत जो है खंड ए और खंड बी जोड़ा गया। उस खंड ए यानी 31 ए और 31 बी में क्या है, 31 ए जो है, ठीक है, उसमें एक प्रकार से क्या है कि सरकार, राज्य की जो सरकारें हैं वो जनता के कल्याण के लिए, ठीक है, एक सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए वो जमींदारी उन्मूलन के जो प्रयास है, उसके जो द्वारा प्रयास किए उसको वैध माना जाएगा, ठीक है, वैध माना जाएगा। और 31 बी जो है वो इन सरकारों को इस बात का राइट दिया कि वो जो कानून बनाते हैं उस कानून को संविधान के जो कह सकते हैं कि जो 9वीं अनुसूची जो 1951 के ही प्रथम संविधान संशोधन द्वारा उस संविधान में जोड़ा गया, उसमें वो जो कानून बनाता है उस कानून को उसमें डाला जाएगा 9वीं अनुसूची में। और उसमें 31 बी का एक प्रकार से जो है, मतलब आप ये कह सकते हो कि अनुच्छेद 31 बी क्या था, अनुच्छेद 31 बी ये था कि अनुच्छेद 31 ए ने हमारे देश की सरकारों, राज्य सरकारों को जमींदारी उन्मूलन के लिए जो है जो भी काम करेंगे उसकी जो वैध अधिकार दिया गया, उसके परिणाम स्वरूप वो जो भी कानून बनाएंगे उस कानून को किस में रखा जाएगा, एक नई अनुसूची जोड़कर, 9th शेड्यूल्ड जोड़कर उसमें वो रखा जाएगा, ठीक है, उसमें रखा जाएगा। और उसमें अनुच्छेद 31 बी का ताला लगा दिया जाएगा। जस्ट लाइक आप ये समझिए 9वीं अनुसूची जो है वो क्या है कि एक मंजूषा यानी बॉक्स है, एक बक्सा है, ठीक है, उसमें क्या होगा कि 31 ए ने जो भारत की सरकार को, राज्य की सरकारों को जमींदारी उन्मूलन के लिए जो कार्य करने का उसका अधिकार, मतलब जो कार्य करते वो उसका जो वैध अधिकार दिया गया, उसके परिणाम स्वरूप जो भी कानून बनाएंगे उन सारे कानूनों को 9वीं अनुसूची में डालकर, यानी उस बक्से में डालकर उसमें 31 बी का ताला लगा दिया। अब 31 बी का ताला लगाने का मतलब क्या था, 31 बी का ताला यानी कि आप कहीं ना कहीं अगर वो कानून जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अगर आप कानून बना रहे तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी व्यक्ति के संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है उस मौलिक अधिकार का आप क्या कर रहे हो, हनन कर रहे हो। हनन कर रहे हो तो आप कहां पे जाओगे, जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी है। संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को यह राइट दिया कि आपको भाग 3 के द्वारा प्रदान किए गए जो फंडामेंटल राइट्स है लोगों के उसको लागू कराने की जिम्मेदारी आपकी है, उसको संरक्षण प्रदान करने की जिम्मेदारी आपको है। तो जिसके संपत्ति के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था उसने वो क्या है कि वो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट गया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि वो जो है वो क्या करेगा, वो देखेगा भाई हाँ उल्लंघन हो रहा है, चलिए लागू करिए। लेकिन 31 बी जो है, आर्टिकल 31 बी, वो 9वीं अनुसूची के बक्से में डाले गए जो कानून थे ना उसमें क्या क्या 31 बी का ताला था। अब न्यायालय वहां जाएगा, देखेगा भाई ताला बंद, अब अंदर हम घुस ही नहीं सकते हैं, यानी कि हम उसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकते हैं। यानी 31 बी ने भारत की राज्य सरकारों को इस बात का राइट दिया कि आप जो भी कानून बनाएंगे 31 ए के तहत जमींदारी उन्मूलन से संबंधित वो सारे कानून 9वीं अनुसूची में डाले जाएंगे। और 31 बी आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि आप चाहे जो भी कानून बनाएं न्यायालय उसकी समीक्षा कर ही सकता है।
तो एक तरह से वही हो गया ना कि 9वीं अनुसूची एक बक्सा है और उसमें उसने जो है कानून बनाए, भूमि से संबंधित जो भी कानून है उसको डालकर 31B का ताला लगा दिया। अब न्यायालय जब आएगा देखेगा भाई घुसने की तो कोई जुगाड़ ही नहीं है, कैसे जाएं, कैसे देखें कि न्यायिक समीक्षा हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो आप ये समझ जाइए यही जो है, और इसने जो राज्य की सरकार को जो राइट दिया, देश की सरकार को जो राइट दिया, तब जाकर जो है आप क्या है कि पुल का जो हमने आप कहा ना संविधान का वह अनुच्छेद जिसके कारण देश में पुल, बांध आदि का निर्माण संभव हो सका, वो जो है वो क्या था 31B। 31A भी है, लेकिन 31B ने क्या किया कि 31A के तहत जो राइट दिया गया उसके तहत जो भी कानून बनाएंगे 31B ने कहा कि इसमें डालो और मैं पहरेदार हूं, ठीक है, मैं पहरेदार हूं, किसी न्यायालय वगैरह को यहां आने ही नहीं दूंगा। तो न्यायिक समीक्षा की जो है बात क्या है कि की गई, ठीक है। और आप ये समझिए चलता रहा, ये चलता रहा। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन हुआ और उस 44वां संविधान संशोधन के अंतर्गत जो है वो क्या है कि संपत्ति का जो अधिकार था उस अधिकार को ही मौलिक अधिकार की श्रेणी से हटा दिया गया और उसके अंतर्गत जैसे विधि के समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण आर्टिकल 14 हो गया और आर्टिकल 19 का 1 का F देखेंगे, ठीक है ना। 1 का F का मतलब है आर्टिकल 19 में विचारों के उसमें स्वतंत्रता का अधिकार है और स्वतंत्रता का अधिकार में पहला विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता A में हो गया। इसी तरह से B में है कि शांतिपूर्ण सम्मेलन की स्वतंत्रता, C में है संघ और संगठन निर्माण की स्वतंत्रता, 4 में जो है अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता, 5 में है अबाध निर्माण अबाध कह सकते हैं कि निवास की स्वतंत्रता और 6 में जो F है उस F में संपत्ति का अधिकार भी था, ठीक है। संपत्ति के अर्जन और उसके स्वामित्व का जो अधिकार था, अधिकार वो आर्टिकल 19 के F में था, ठीक है ना। तो आर्टिकल 19 का जो F है उसको संशोधन किया गया, उसको वहां से हटाया गया। आर्टिकल 14 में भी जो है जोड़ा गया कि आप नहीं कह सकते विधि के समक्ष समता, विधि का समान संरक्षण के तहत हमको जो है वो क्या है कि सुप्रीम कोर्ट हमारी जो है मांगों को पूरी करे या हम जो पीड़ित हो रहे हैं हमारे जो है शिकवा गिले शिकवे को दूर करे, ठीक है। और साथ में आर्टिकल 31 का जो संपत्ति का अधिकार था उसको वहां से निकालकर भाग 12 में, ठीक है, जिसमें वित्त, संपत्ति, संविदाएं इत्यादि की बात की गई है, वहां ले जाया गया और उसमें आर्टिकल 300 का जोड़कर वहां पर उसको विधिक अधिकार बना दिया। विधिक अधिकार का मतलब भी समझ लीजिए कि वास्तव में इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार को अधिकार दे दिया गया तो इसका मतलब ये नहीं कि मनमाना आचरण करें। आप अगर संपत्ति लेंगे तो वो भी विधि के प्राधिकार के अंतर्गत लेंगे, यानी कि पहले उससे रिलेटेड पहले कानून पारित करेंगे कि और कानून पहले राइट देगी तब जाकर आप करोगे, ठीक है ना। लेकिन वो संविधान ने जो राइट दिया था वो राइट खत्म हो गया, अब विधिक अधिकार हो गया। अब विधिक अधिकार में सब चीजें हैं, कंपनसेशन वगैरह सब कुछ है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि जो प्रथम संविधान संशोधन था, जब तक 9वीं अनुसूची नहीं बनी थी, जब तक आर्टिकल 31B नहीं आया था, जब तक प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम नहीं आया था, तब तक हमारे देश की जो प्रगति के लिए जो जमीनें अधिग्रहण कर जो पुल, बांध, रेलवे ट्रैक, सड़क निर्माण आदि की जो भी कोशिशें थी वो तब तक संभव नहीं था। और सबसे बड़ी बात कि जो सरकार की जिम्मेदारी थी कि संपत्ति का अहितकारी संकेंद्रण, आप कहोगे कि आप इस पर एक सवाल भी कर सकते हो कि यह गलत था भाई, जमींदार जो जमीनें थी उसके पास रहनी चाहिए था। तो इसको आप इस रूप में भी देख सकते हैं कि जो सरकार है वो जिम्मेदारी है, उसको संविधान ने जिम्मेदारी दी है कि धन व संपत्ति का अहितकारी संकेंद्रण न हो। और इसीलिए आप देखिएगा कि अगर आप बहुत कड़ी मेहनत करते हैं, ठीक है, कड़ी मेहनत करके आप 30 लाख 50 लाख रुपए महीने कमाते हैं, ठीक है, 50 लाख रुपए सालाना कमाते हैं, तो लेकिन क्या है कि आप 30 लाख से ज्यादा 20 लाख से ज्यादा होंगे तो आपको 30% जो है नहीं है, मतलब क्राइटेरिया है कि 10 लाख से 12 लाख 15 लाख से ज्यादा होगा तो आपको 30% इंटरेस्ट देना होगा। जिसको जो है जो कम कमाता है उसको कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो कोई व्यक्ति ये कह सकता है हमने कड़ी मेहनत की, हमने इतना पैसा किया, हमसे क्यों सरकार ज्यादा टैक्स लेगी। तो टैक्स इसलिए लेती है, एक तो उसकी जरूरत भी है फंड का रेज करने का, और दूसरी बात इसलिए भी करती है क्योंकि सरकार की जिम्मेदारी है कि वो ये देखे कि धन का अहितकारी संकेंद्रण जो है वो तो नहीं हो रहा। इसलिए आप देखते होंगे अक्सर विपक्ष जो है ये आरोप लगाती रहती है कि देश समृद्धि हासिल कर रहा है, देश विकास हो रहा है। तो ये सारे जो विकास है वो वास्तव में ये देखा गया कि समाज के 5 से 7 10% जो लोग हैं वही लोग ज्यादा रिच होते जा रहे हैं, वो रिच है और रिच होते जा रहे हैं।
लेकिन जो आम लोग हैं वो क्या है कि उनकी गरीबी जस की तस जो है बनी हुई है। तो इसको भी कहते हैं अहितकारी संकेंद्रण। और विपक्ष जो आरोप लगाती है, चाहे वर्तमान सरकार की विपक्ष कांग्रेस हो और जब कांग्रेस शासन में थी तो उसके विपक्ष में बीजेपी हो, तो ये दोनों जो है वो क्या है कि पक्ष और विपक्ष जब था, सब जब सत्ता पक्ष में तो विपक्ष ने आरोप लगाया, और वर्तमान जो विपक्ष है जो कभी सत्ता पक्ष में था तो आज जो है वो क्या है वो आरोप लगाते। तो ये आरोप चलते रहे और ये सही भी है कि अहितकारी संकेंद्रण नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से जो है वो क्या है कि कोशिश हुई। अब यहां पे समझिएगा कि यहां पर कुछ बातें और इंपॉर्टेंट है। ये चला 1978 में संपत्ति का अधिकारी, लेकिन एक बात और ध्यान रखिएगा, 2007 में एक IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु राज्य का एक केस आया, और उस तमिलनाडु राज्य का जो IR कोहेलो केस, उसको वास्तव में 9वीं अनुसूची का केस ही कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, IR कोहेलो केस, ठीक है, बनाम IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद। इस वाद को, इस केस को जो है 9वीं अनुसूची का केस ही कहकर पुकारा जाता है। और इसमें क्या था कि इसके अंतर्गत एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है, इसमें 9 कह सकते हैं कि न्यायाधीशों का एक जो है पूर्ण पीठ, एक संवैधानिक पीठ था, सॉरी संवैधानिक पीठ। उस संवैधानिक पीठ जो YK सभरवाल थे जो है मुख्य, उसके जो है मतलब हेड जो है, हेडेड बाई या प्रेसिडेंट बाई जो है YK सभरवाल, उन्होंने जो है वो क्या है कि उस संवैधानिक पीठ ने यह निर्णय दिया कि यह बात सही है कि भाई देश के विकास की अगर बात करनी है तो आपको इस तरह के राज्य को कदम तो उठाने ही पड़ेंगे। ठीक है, और राज्य को कदम उठाने पड़ेंगे और कुछ इस तरह के कानून वगैरह बनाने ही पड़ेंगे। लेकिन उस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिसीजन दिया, उसने कहा कि ठीक है आप 9वीं अनुसूची में डाल सकते हो, लेकिन अगर उस 9वीं अनुसूची से, ठीक है, उसमें डाले गए किसी कानून से किसी व्यक्ति का बेवजह उसके अधिकारों का हनन हुआ है तो फिर न्यायिक समीक्षा कर सकती है। यानी कि न्यायालय को इस बात का राइट है कि वो देखे, ठीक है, आप 9वीं अनुसार आप करिए, आप उसमें डालिए, लेकिन आपको जो है वो क्या है कि आप संपत्ति का या लेना चाहें आप ले सकते हो, लेकिन यह भी तो हो सकता है कि आपने जबरदस्ती ले ली हो, आपने जो एक सामान्य स्थिति है उससे अलग जाकर आपने उसको प्रताड़ित करने के लिए जो है वो क्या है कि वो व्यक्ति बेवजह उसको प्रताड़ित हो रहा है, उसके मूल अधिकार का हनन हो रहा है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसलिए हमें देखने का राइट देना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर वास्तव में जो है किसी व्यक्ति का जब तक बेवजह उसके अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है तो भले ही वो न्यायिक समीक्षा करे, लेकिन बनाए गए जो कानून है उस कानून का वो जो है जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें वो तब्दीलीकरण नहीं कर सकता। यदि ध्यान फिर से रखिएगा कि अगर सरकार कानून संपत्ति के अधिकार को आपको लेना है, आप कानून बना के आप उसको लीजिए, ठीक है, लेकिन वो कानून जो आपने बनाया वो कहीं बेवजह उस व्यक्ति के अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है या कर तो नहीं रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या है कि हमें केवल जो है वो क्या है कि देखने का दें, अगर नहीं है तो ठीक है आप करते जाइए, अब जितना कानून बनाना बनाइए, लेकिन आप बेवजह तो लोगों को परेशान नहीं कर रहे हो। इतना तो सुप्रीम कोर्ट को देखने का अधिकार जो है वो कौन देता है, वो देता है एक प्रकार से जो है वो देता है संविधान, और संविधान से आप भी बंधे हो, हम भी बंधे हैं, संविधान से आप भी ताकत प्राप्त करते हैं, हम भी ताकत प्राप्त करते हैं। हम कोई अतिक्रमण, कोई ट्रेस पास नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें जो है न्यायपालिका को विधायिका और कार्यपालिका की तुलना में जो संसदीय शासन की व्यवस्था है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है, उस पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका से अपेक्षाकृत इंडिपेंडेंट बनाया गया, क्योंकि संसदीय शासन की व्यवस्था में जो कार्यपालिका है उसका गठन ही संसद के सदस्यों से होता है। कार्यपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं, संसद के सभी सदस्य कार्यपालिका के सदस्य नहीं होते, लेकिन संसद के ही सदस्यों में से कार्यपालिका के सदस्य लिए जाते हैं। लेकिन क्या न्यायपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं? नहीं। ठीक है, न्यायपालिका के गठन की जो प्रक्रिया है, जजों की नियुक्ति की सारी जो प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया संसद ही बनाती है, लेकिन क्या संसद के सदस्य न्यायपालिका के सदस्य होते हैं? क्या न्यायपालिका के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं? नहीं। उसको इंडिपेंडेंट इसलिए बनाया गया ताकि कार्यपालिका या संसद जो है जनता से संबंधित जो भी कानून बनाती है, कानून बनाने का काम तो न्यायपालिका का है नहीं, कानून बनाने का काम जो है विधायिका का है, जिसका इनिशिएटिव जो है वो लेती है सरकार, कार्यपालिका लेती है और संसद में कानून बनता है। तो कानून जो बनाएगा वही तो गलती भी कर सकता है ना।
जो बनाएगा वही कानून का बनाकर किसी के अधिकारों का हनन भी कर सकता है। तो जब हनन होगा अधिकारों का, तो जनता के पास फिर क्या ऑप्शन है, कैसे वो अपने अधिकारों की रक्षा करेगा? तो अधिकारों की रक्षा का एकमात्र जो है, याद रखिएगा, आप संसद में जाके अपील नहीं करोगे, आप सरकार से अपील करेंगे, आप करेंगे, लेकिन सरकार नहीं मानेगी तो एकमात्र उम्मीद ध्यान रखिएगा न्यायपालिका। इसीलिए न्यायपालिका को एक्टिव रहने, इसी को जुडिशियल एक्टिविज्म कहकर पुकारा जाता है। ठीक है, ये जो है इसी को हम लोग जो है वो क्या है कि आम बोलचाल की भाषा में, सामान्य जो प्रचलित भाषा है, उस सामान्य प्रचलित भाषा में उसी को क्या कहा जाता है, जुडिशियल एक्टिविज्म। तो यहां पर जो है ये ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ और बातों की चर्चा हम लोग करें। ठीक है, अब देखिए इसी को थोड़ा सा और जो है हम लोग और बातें करें कि ठीक है कि देखिए जब 1951 में क्या हुआ, कुछ बातें आप समझिए, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है ना, तो देखिए क्या हुआ, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम, प्रथम संविधान संशोधन। ठीक है, कब हुआ, 1951 में। और इसमें क्या है, 31 में ए और बी जोड़ा गया। ठीक है, और 9वीं अनुसूची, 9वीं अनुसूची। ठीक है, ये हो गया। अब प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम पारित हुआ, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह है कि प्रथम संविधान संशोधन ने कहा, उसने जो है आर्टिकल 368 भी याद रखिएगा। देखिए 2-3 बातें समझिएगा। आर्टिकल, अनुच्छेद 368, 368, और साथ में एक चीज और समझना, अनुच्छेद 13 का खंड 2। ठीक है, ये समझिए। अनुच्छेद 368 का संबंध है संविधान के संशोधन से, संविधान संशोधन। लेकिन संविधान का संशोधन कौन करेगी, संसद या विधायिका, संसद या विधायिका। सवाल ये था, ठीक है, जो सवाल है वो सवाल ये था कि जो संविधान का संशोधन है, वो संविधान का संशोधन संसद जो है क्या किसी भी प्रावधान का संशोधन कर सकती है? ठीक है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 ने संसद या विधायिका को इस बात का राइट दिया कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, संविधान में संशोधन कर सकते हो। अब यहां पे देखिए सवाल ये उठा कि संविधान में क्या किसी भी प्रावधान का, किसी भी भाग का संशोधन संसद कर सकती है? तो सवाल फिर यहां पे क्या हुआ, यहीं से एक आता है आर्टिकल 13 का 2, जो कि किस में है, तो ये हो गया भाग 3 में। ठीक है, ये भाग जो है 3 हो जाएगा, भाग 3 में, और जिसमें फंडामेंटल राइट की बात की गई है, अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन, ये भाग जो है वो किस में हो जाएगा, 20 में हो जाएगा। ठीक है, भाग 20 में पार्ट 20 में अनुच्छेद 368 की बात की गई, संविधान संशोधन की बात की गई है। और इसमें जो है देखिए हमारे देश के जो संविधान सभा के सदस्य थे, जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने इस बात को पहले से ही समझ लिया था कि 1950 में हमारे देश का जो संविधान है, वो संविधान 50 साल के बाद, 100 साल के बाद भी यही प्रावधान प्रासंगिक उस समय रहेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए क्या है कि इसमें समय समय पर इसको जीवंत अगर बनाना है, इसको सजीव बनाना है, तो हमें क्या है कि समय समय पर इसमें संशोधन करना पड़ेगा, इसमें जो है अमेंडमेंट करते रहना पड़ेगा। तो अमेंडमेंट कौन करेगा, तो अमेंडमेंट करने का राइट जो है वो संसद को, और संसद को ही क्यों दिया गया, क्योंकि संसद जो है पूरे भारत की जनता को रिप्रेजेंट करता है। पूरे भारत की जनता के रिप्रेजेंटेटिव्स वहां पे जो है वहां जाके इकट्ठे होते हैं। तो पूरे भारत की जनता ने अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजा है ताकि उनकी जो परेशानियां हैं, उनके जो हित हैं, उन हितों का वहां पे रिप्रेजेंटेशन हो सके। तो वहां पर उपस्थित पूरे भारत की जनता के जो प्रतिनिधि हैं वो संसद में बैठते हैं, इसलिए संसद को राइट है वो देखे
कि पूरे भारत में किसका परिवर्तन करना है। संविधान पूरे भारत का है तो पूरे भारत के संविधान में संशोधन किसको करना है, संसद को। और संसद को इसीलिए आर्टिकल 368 के अंतर्गत उसको जो है अधिकार दिया गया संविधान में संशोधन करने का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सवाल यहां पे ये उठा कि संविधान में संशोधन क्या कुछ भी कर सकता है। ठीक है, तो एक जो है यहां पर एक आड़े हाथ जो है जो प्रत्यक्ष तौर पे जो दिखता है वो है भाग 3 में अनुच्छेद 13(2). अनुच्छेद 13(2) ये कहता है, भाग 3 याद रखिएगा, भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की बात की गई है। और ये फंडामेंटल राइट्स पे इतना जोर क्यों है? इतना जोर इसलिए है कि वास्तव में देखिए एक व्यक्ति जो है, ठीक है, अगर हम पूरे भारत की बात करें, पूरे भारत के संविधान की बात करें, तो पूरे भारत के संविधान के केंद्र में है कौन? पूरे भारत के केंद्र में कौन है? हम भारत के लोग। ठीक है, हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित करते हैं। तो ये प्रस्तावना की यह बात जो है यह इंडिकेट करता है कि पूरे भारत के जो शासन या प्रशासन के केंद्र में कौन है? वो है जनता। संविधान के केंद्र में कौन है? जनता है। ठीक है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात इसलिए भी जनता है क्योंकि हमने एक राजतंत्रीय शासन की व्यवस्था को नहीं अपनाया, हमने कोई मोनार्किकल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को नहीं अपनाया, हमने जो है कुलीन तंत्रीय शासन की व्यवस्था को नहीं, अल्पतंत्रीय शासन की व्यवस्था को नहीं अपनाया, हमने कोई जो है वो कह सकते हैं धर्मतंत्र यानी थियोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को नहीं अपनाया। हमने किसको अपनाया? डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। और डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या है? ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल की बात की जाती है। तो ये क्या दिखा रहा है? ये केंद्र में कौन है? लोग। और लोग जो है वो लोग तभी है, इंसान अगर एक व्यक्ति तभी है जब उसको विचारों की अभिव्यक्ति की आजादी हो, अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता हो, अबाध निवास की स्वतंत्रता हो, संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व की स्वतंत्रता हो, शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता हो, संघ और संगठन बनाने की स्वतंत्रता हो। ये सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। और ये बात अगर ये राइट होगा नहीं तो फिर आप इंसान के रूप में फिर आपका कोई मतलब है, आप इंसान हो ही नहीं। आप एक व्यक्ति तभी है जब उसको बोलने की आजादी हो। एक व्यक्ति तभी है जब उसको अबाध भ्रमण की स्वतंत्रता। आप किसी व्यक्ति को किसी एक घर में बंद करके रख दीजिए तो ये क्या होगा? उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन कर रहे हो आप। ठीक है, उसको जो है मतलब जबरदस्ती उसको बेड़ियों में बांध दीजिए। कोई बोलना चाह रहा है उसको एकदम पकड़ कर जो है उसके मुंह पे पट्टी लगा दे, उसको मारने पीटने लगे। तो एक प्रकार से क्या कर रहे हो? उसका जो एक व्यक्ति के रूप में उसके जो राइट्स हैं उस राइट्स का आप क्या कर रहे हो? आप हनन कर रहे हैं, आप उसके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन कर रहे हैं। इसलिए जो है फंडामेंटल राइट्स का जो पोर्शन है ना वो क्या है कि अगर हम पूरे भारत के केंद्र की, पूरे भारत का जो संविधान है वो किस हिसाब से लिखा गया? राजतंत्रीय शासन की व्यवस्था को ध्यान में रखकर या लोकतंत्रीय शासन की व्यवस्था को ध्यान में रखकर? तो आपको स्पष्ट होगा लोकतंत्रीय शासन की व्यवस्था को ध्यान में रखकर। यानी कि पूरे देश का जो संविधान है उसके केंद्र में कौन है? हम भारत के लोग, है ना, हम भारत के लोग। और हम भारत के लोगों का सबसे बड़ा जो अधिकार है, सबसे बड़ा अधिकार है फंडामेंटल राइट्स। सबसे बड़ा फंडामेंटल राइट्स है हमारे लिए। सबसे जो अहम चीज है वो कौन सा? भारत के संविधान की कौन सी बात सबसे अहम है हमारे लिए? तो वो होगा फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, तो इसीलिए अनुच्छेद 13(2) में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि हमारे देश का जो संसद है वो संसद को आर्टिकल 368 के अंतर्गत संविधान के संशोधन का राइट है। लेकिन जो है आर्टिकल 13(2) ये कहता है कि संसद या विधायिका कोई ऐसा कानून नहीं बनाएगा जो भाग 3 के द्वारा प्रदत्त जो फंडामेंटल राइट्स है उस फंडामेंटल राइट्स का वो उल्लंघन करता है। अगर वो ऐसा कोई कानून बनाता है जो हम भारतीयों के, हम भारतीय नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है तो आर्टिकल 13(2) कहता है कि उल्लंघन की मात्रा तक वो अविधि मान्य होगा। ठीक है, ये बात। अब देखिए क्या है कि सवाल यहां पर इसी से एक सवाल उठा कि अनुच्छेद 368 के अंतर्गत क्या संसद या विधायिका भाग 3 में प्रदान किए गए अधिकारों का क्या उसी प्रकार संशोधन कर सकती है जैसे संविधान के अन्य सभी उपबंधों का? यानी कि संविधान के अन्य सभी उपबंधों का जैसे संशोधन का राइट संसद या विधायिका को है आर्टिकल 368 के अंतर्गत, क्या वो भाग 3 में भी ऐसे ही संशोधन कर सकता है जैसे कि वो अन्य उपबंधों की करता है?
तो यहां पर एक सवाल उठता है अनुच्छेद 13 का 2, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। तो यहां पर देखिए अब यहां पे विवाद हुआ कि दो तरह के संशोधन होते हैं, एक होता है सामान्य संशोधन जिसको कह सकते हो कि संविधान का संशोधन, और एक होता है कानून का, विधि का संशोधन भी होता रहता है, ठीक है ना। तो यहां पर जो है वो क्या है कि ये 13(2) कहता है कि जो संशोधन की बात है वो किस तरह की बात है, क्या सामान्य जो विधि है उसको लेकर या फिर संविधान के संशोधन के लिए जो विधि है, इसी बात को लेकर क्या हुआ, विवाद हुआ, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए क्या हुआ कि अब अनुच्छेद 51, ठीक है, सॉरी, संविधान संशोधन 50, ठीक है, प्रथम यहीं पे समझ लिए, प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संविधान संशोधन हुआ, किसने किया, संसद ने किया, ठीक है, संसद ने किया। इसने कहा कि हाँ किसी में भी, आप देखिए अनुच्छेद 31 में आपने संपत्ति के अधिकार का ही संशोधन कर दिया, ठीक है, उसमें जोड़ दिया ए और बी, और 13(2) कह रहा है कि नहीं आप जो है कर नहीं सकते हो ऐसा, लेकिन प्रथम संविधान संशोधन ने कहा कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ये कहेगा कर सकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। प्रथम संविधान संशोधन, प्रथम संशोधन अधिनियम, ये करेगा, ये कहेगा संशोधन सब में कर सकता है, संशोधन कर सकता है, बस शॉर्ट में मैं लिख रहा हूं, ठीक है, कर सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, शंकरी प्रसाद। अब देखिए क्या है, ये तो संविधान ने किया, अब कोर्ट क्या कहेगा, सुप्रीम कोर्ट क्या कहेगा, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद, भारत संघवाद, ठीक है, ये कब हुआ था, ये भी 1951 में, और इसमें सुप्रीम कोर्ट ने, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा, कोर्ट ने कहा कि कर सकता है, यानी कि ये जो बात है यहां पे सत्य हो गया, ठीक है, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद, ठीक है। अब देखिए तीसरा आ जाएगा, इसके बाद आ जाएगा सज्जन सिंह, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद, राजस्थान राज्यवाद, और ये 1965 में, ठीक है। इसमें भी कहा गया, यही बात दोहराया गया, कर सकता है, किसी में भी कर सकता है, कर सकता है, ठीक है। इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा गोलकनाथ, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद, पंजाब राज्यवाद, ठीक है, और ये 1967 में, 1960, ये कहा कि नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। देखिए ध्यान रखिएगा कि संविधान संशोधन जो भी विधेयक होगा वो होगा विधायिका का मामला, और जो ये केसेस होंगे ये सुप्रीम कोर्ट कहेगा। ये संसद ने पारित कर दिया संशोधन अधिनियम, और इस अधिकार के साथ पारित किया विधायिका, उसने कहा कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत हम किसी में भी संशोधन कर सकते हैं, ठीक है ना। इसके बाद फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस बात का समर्थन किया और कहा कि नहीं कर सकता, कुछ भी आर्टिकल 368 कुछ भी कर सकता है, ठीक है। फिर सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्य का बाद आया, फिर उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, इसी बात को दोहराते हुए कहा कि नहीं कर सकता है। लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में ध्यान रखिएगा 6:5 का मामला था, बराबर 11 जजेस के संवैधानिक पीठ ने, इसमें क्या है कि 6:5 के रेशियो में ये कहा कि नहीं कर नहीं सकते हो आप ऐसा मनमाना आचरण नहीं कर सकते, आप कुछ भी जो है संविधान 13(2) मूल अधिकार है उसका, उसमें आप संशोधन नहीं कर सकते हो, ठीक है ना। इसमें क्या कह दिया कि नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, यहाँ पे कर सकते हैं इसलिए आपने किया, फिर यहाँ पे मामला गया, उसने कहा कि भाई ठीक किया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसने भी कहा कि नहीं कर सकता है। लेकिन गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में 11 सदस्यों के खंडपीठ ने 6:5 के रेशियो में उन्होंने क्या कि डिसीजन दिया और कहा कि नहीं कर सकते हो आप,
ठीक है, नहीं कर सकते। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद आएगा 24वां संविधान संशोधन अधिनियम, 24th संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक है, ये जो है वो क्या हो जाएगा 1971, 1971। 1971 आप देखिए ये कहां से पारित होगा, संसद। अब फिर संसद का मामला आ जाएगा, संसद कहेगी नहीं हो सकता है, ठीक है, ये कहेगा कि नहीं संशोधन कर सकता है। इसने एक प्रकार से क्या, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद का जो डिसीजन था उस डिसीजन को पलट दिया। इसने कहा कि नहीं कर सकता है, कर सकता है। फिर क्या हुआ, अब जो है अब एक मामला आया, फिर क्या आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का भाग, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद। ठीक है, ये 1973 में सबसे बड़ा संवैधानिक पीठ आज तक का इतिहास का है, और इसमें 7:6 बहुत और 13 बराबर 13, 7:6 के रेशियो में डिसीजन दिया। और उसने क्या किया कि इसने जो है एक तरह से 24th जो संविधान संशोधन अधिनियम कर सकता है कि बात को जो है वो कह कि सही कहा कि कर सकता है। लेकिन इसने एक और बात जोड़ी, ठीक है, उसने ये कहा कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत विधायिका यानी संसद को संविधान में संशोधन करने का राइट है। लेकिन अब इसने कहा कि लेकिन थोड़ा आपको ध्यान इस बात की रखनी है कि संशोधन ऐसा ना हो कि भारत के संविधान की जो आधारभूत लक्षण है, जो उसके बेसिक फीचर्स है, उस बेसिक फीचर्स को आप ना बदल दो। ठीक है, आप उसकी आधारभूत जो संरचना है उस आधारभूत संरचना को आप ना बदलें। ठीक है, और यहीं पे जो है भारत के संविधान का ध्यान रखिएगा, केशवानंद भारती बनाम इसी केरल राज्यवाद ने भारत के संविधान में एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको आधारभूत लक्षण, ठीक है, आधारभूत लक्षण या आधारभूत संरचना, इसको बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। ठीक है, ये जो है वो क्या है कि आधारभूत लक्षण। लेकिन देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा कि ये आधारभूत लक्षण शब्द का जो प्रयोग है हमारे देश के मूल संविधान में नहीं है। ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में आधारभूत लक्षण उसने कहा कि संशोधन करने का राइट, ये जो 24वां संविधान संशोधन है ये सही कह रहा है। और जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारे पहले, ये तो संसद ने किया, हमारे पहले जो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद था उसमें जो बातें कही गई वो बातें गलत है। ठीक है, संशोधन कर सकती है, गोलकनाथ कह रहा है कि नहीं कर सकते हैं, लेकिन नहीं, वो गलत है, संशोधन कर सकते हैं और कर सकते हैं। लेकिन एक क्लाउज उसमें जोड़ दिया गया, क्लाउज ये जोड़ा गया कि आपको ध्यान केवल इस बात की रखनी कि आप बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट मत करिए। लेकिन एक और दिक्कत यहां पे ध्यान रखिएगा कि इसने आधारभूत लक्षण की तो बात कर दी, लेकिन इसने यहां पर यह डिफाइन नहीं किया कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ, बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज व्हाट। ठीक है, आर व्हाट। ठीक है, यानी कि जो भारत के संविधान की आधारभूत जो संरचनाएं हैं उसकी जो विशेषताएं, जो बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या है कि क्या है ये स्पष्ट नहीं किया। लेकिन बार बार बीच बीच में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट के जो डिसीजन भिन्न भिन्न केसेस में आए उससे धीरे धीरे स्पष्ट होने लगा कि बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या क्या है। तो उसमें जैसे कि आप समझ आइए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ये हमारे देश के संविधान का बेसिक फीचर है। इसी प्रकार आप जो है बेसिक फीचर ये हो गया, इसी प्रकार बेसिक फीचर की बात करेंगे तो आप जो है वो क्या है कि सेक्युलर नेशन, सेक्युलर नेचर का हमारा राज्य है, ठीक है, देश है। ठीक है, इसके बाद जो है प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, यहां पर जो है वो क्या है कि संसदीय शासन की व्यवस्था है, यहां पे फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट है। तो इस तरह की जो है वो क्या है कि मतलब जो फीचर्स है वो बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन। ठीक है, तो ये हो गया केशवानंद भारती बनाम केरल। अब देखिए यहां पे देखिए इस सब के समय में देखिए इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री है, और इंदिरा गांधी और कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी सरकार यानी कि संसद को रिप्रेजेंट कर रही थी एक प्रकार से, और जो है ये जो केशवानंद भारती ये सब न्यायालय को, और न्यायालय और इसमें टकराहट जो है वो क्या है। तो यहां पर क्या हुआ, इंदिरा गांधी को यह पसंद नहीं आया, उन्होंने कहा कि आधारभूत लक्षण वाला जो है आपने क्यों जोड़ दिया।
ठीक है, जो एकदम है कि भाई संशोधन कर सकते हैं। अब बेसिक स्ट्रक्चर नष्ट हो रहा है नहीं हो रहा है ये आप बात कहिए, हम ये हमारा काम है, हम संशोधन कर रहे हैं, अब जो है हमको एकदम असीम ताकत है। तो ये जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो वाद था, ये वाद जो है वो क्या है कि एक प्रकार से जो है वो क्या है कि ये नागवार गुजरा। ठीक है, इसमें लगा कि नहीं, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, एक जो है अंकुश लगा ही दिया। तो इसके बाद जो है फिर क्या होगा, ठीक है, इसके बाद यहां पे देखिएगा तब आएगा 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन। ठीक है, यहां पे आधारभूत लक्षण, और एक बात और ध्यान रखिएगा कि आधारभूत लक्षण नष्ट न हो, और आधारभूत लक्षण नष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसके लिए क्या होगा कि न्यायालय को अधिकार होगा उसका पुनर्विलोकन करने का। तो ये हो जाएगा न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, क्योंकि जब ये कह रहा है कि आप कर सकते हो संशोधन, लेकिन ऐसा भी संशोधन मत करिए कि बेसिक स्ट्रक्चर नष्ट हो। ठीक है, लेकिन ये कौन देखेगा, तो इसने कहा कि ये न्यायालय देखेगा, और न्यायालय का यह देखना कि बेसिक स्ट्रक्चर नष्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसी को जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है, इसी को न्यायिक पुनर्विलोकन कहकर पुकारा जाता है। लेकिन इंदिरा गांधी का जो है उनको ये लगा कि नहीं, ये तो भाई आप न्यायालय का जो है विधायिका के मामले में हस्तक्षेप, वो कौन होता है देखने वाला। जब हमको आर्टिकल 368 के अंतर्गत संसद ने राइट दिया है, सॉरी संविधान ने राइट दिया है संशोधन करने का, तो हम जो संशोधन कर रहे हैं न्यायालय कौन होता है देखने वाला। ये बेवजह हमारे काम में मतलब जो है अड़ंगा लगा रहा है। तो क्या हुआ, 42वां संविधान संशोधन में कहा गया कि न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं हो सकता है। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं, बस संशोधन मतलब संशोधन चाहे हम जैसा करें, न्यायिक पुनर्विलोकन नहीं। ठीक है, ये चला। इसके बाद एक और वाद आया, वो वाद आया मिनर्वा मिल्स बना भारत संघवाद। ठीक है, भारत संघवाद 1980। इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो वाद है उसमें जो बेसिक स्ट्रक्चर, जो आधारभूत लक्षण दिया गया, वो आधारभूत लक्षण जो है ये वास्तव में ये कह सकते हैं इस बेसिक फीचर के अंतर्गत जो न्यायिक पुनर्विलोकन का राइट जो सुप्रीम कोर्ट को है, मिनर्वा मिल्स वाद ने कहा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम गलत है, और वास्तव में जो न्यायिक पुनर्विलोकन है, ये न्यायिक पुनर्विलोकन सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, और ये तो भारत के संविधान की आधारभूत संरचना है। ठीक है, न्यायिक पुनर्विलोकन ये भारत के संविधान की आधारभूत संरचना है। और आप बोल रहे हो 42वां संविधान संशोधन के माध्यम से संसद ये कह रहा है कि नहीं, आपको राइट नहीं है। तो मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद में जो है आधारभूत संरचना की बात की गई। यानी कि एक बात ध्यान रखिएगा कि केशवानंद भारती, जब भी आपसे सवाल ज्यादातर यही पूछा जाता है कि वो भारत के संविधान का वो कौन सा ऐसा केस या वाद है जिसने कि सर्वप्रथम भारत के संविधान की आधारभूत संरचना का एक कॉन्सेप्ट दिया, एक बेसिक फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक कॉन्सेप्ट जो दिया, वो कौन से केस ने दिया, वो कौन से वाद ने, अपने कौन से वाद में सुप्रीम कोर्ट ने अपना जो है कॉन्सेप्ट दिया, तो वो हो जाएगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद। और उसमें कहा गया कि आधारभूत संरचना, उसमें ये कहा गया आधारभूत संरचना का कॉन्सेप्ट दिया, और आधारभूत संरचना का उल्लंघन हो रहा है अथवा नहीं हो रहा है, यह कौन देखेगा, तो यह देखेगा न्यायालय, और न्यायालय का यही जो राइट है इसको न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार कहा गया। ठीक है, लेकिन जब सवाल ये पूछा जाए, ठीक है, फिर से समझिएगा कि सवाल ये पूछा जाए बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट कौन से मतलब जो है कह सकते हैं कि केस में दिया गया, तो वो केशवानंद भारती। लेकिन जब सवाल ये पूछा जाए कि न्यायिक पुनर्विलोकन भारत के संविधान की एक आधारभूत संरचना है, यह बात किसने कही थी पहली बार, तो ध्यान रखिएगा ये मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद हो जाएगा, ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद नहीं होगा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सिर्फ इतनी बात कही गई थी कि संविधान में संशोधन का राइट संसद को है, लेकिन वो क्या कर सकता है कि वो पूरे भारत के संविधान की आधारभूत संरचना को नष्ट नहीं कर सकता। तो आधारभूत संरचना, भारत के संविधान की आधारभूत संरचना, ठीक है, की अवधारणा
किसने दिया था, कौन से केस में, केशवानंद भारती बनाम। अब जाहिर सी बात है केशवानंद भारती के नाम में ये भी कहा गया कि अब ये कौन देखेगा कि जो है संविधान का उल्लंघन हो रहा है, आधारभूत संरचना का उल्लंघन हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये न्यायालय देखेगा। और न्यायालय का यह जो अधिकार है ये जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। लेकिन 42वां संविधान संशोधन में कहा गया नहीं, न्यायालय कुछ नहीं कर सकता, उसको देखने का कोई राइट नहीं है। मिनर्वा मिल्स ने कहा कि गलत कह रहे हो, 42वां संविधान संशोधन गलत कह रहा है, और वास्तव में संविधान का जो है वो न्यायालय को न्यायिक पुनर्विलोकन का राइट है, और राइट है, और न्यायिक पुनर्विलोकन खुद में अपने आप में भारत के संविधान की एक आधारभूत संरचना है, एक बेसिक स्ट्रक्चर। तो न्यायिक पुनर्विलोकन भारत के संविधान की आधारभूत संरचना है। यह बात सबसे पहली बार किसमें कहा गया, मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघवाद। और एक ध्यान रखिएगा, एक लास्ट जो है वो क्या है कि वामन राव, ठीक है, वामन राव बनाम भारत संघवाद, भारत संघवाद, और ये हो जाएगा 1981, ठीक है, ये 1981 में। इसमें क्या कहा गया, इसमें ये कहा गया कि न्यायिक पुनर्विलोकन आधारभूत लक्षण है और आधारभूत संरचना है, और न्यायिक पुनर्विलोकन का अब सवाल ये भी हो सकता है कि भाई इस समय तक 1980 तक बहुत सारे कानून बन चुके थे, क्या 1951 से सारे कानून को अब न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे में रखा जाएगा? नहीं, इसमें यह कहा गया कि जब से बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट 24 अप्रैल 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद जो है पास हुआ, उसका निर्णय आया, तो वो निर्णय तो बस उस समय तक, यानी वामन राव बनाम भारत संघवाद ने ये कहा कि न्यायिक पुनर्विलोकन कब से कर सकती है? 24 अप्रैल 1973, 24 अप्रैल 1973 के बाद से सारे निर्णय, सारे अधिनियम, बल्कि कह सकते हैं ना, सारे अधिनियम, ठीक है, इसके दायरे में आ सकते, यानी इन सबका न्यायिक पुनर्विलोकन हो सकता है। तो वामन राव बनाम भारत संघवाद में अब यहां पे देखिए, अब जो बात हमारी स्टार्ट हुई थी 31B, ठीक है, अब यहाँ पे जो है 31B जो है उसमें आप समझिएगा, जो मेरा जो कॉन्सेप्ट था, मैं जो बताना चाह रहा था कि 31B, ठीक है। अब 31B में क्या हुआ था, हमने आपको क्या बताया कि प्रथम संविधान संशोधन द्वारा क्या हुआ कि एक बॉक्स बनाया गया, और वो बॉक्स क्या है, 9वीं अनुसूची, ठीक है, 9वीं अनुसूची, और जमीन से संबंधित, भूमि से संबंधित सारे कानून इसमें जो है वो क्या है कि रख दिए जाते थे 9वीं अनुसूची में। और ऐसे मोस्ट प्रोबेबली जो है भी देखिएगा कि 284 एक्ट्स जो है वो क्या है कि अब तक इसमें डाले गए हैं, कुछ हो सकता है इधर-उधर कुछ बड़ा हो, ठीक है ना। तो 284 अधिनियम 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया, और इसमें ताला जो है वो ताला, कौन सा ताला लगा दिया गया, वो लगा दिया गया 31B का ताला, ठीक है, आर्टिकल 31 का B। तो आर्टिकल 31B का जो ताला है वो कहा गया, ताला जब लगाया गया तो यही कहा गया था इसमें न्यायिक समीक्षा हो ही नहीं सकती है। लेकिन क्या है कि हमने आपको बताया IR कोहेलो, ठीक है, IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद, ठीक है, तमिलनाडु राज्यवाद जो है ये क्या है कि 2007 में इसका डिसीजन आया, और इसमें कहा गया कि जो केशवानंद भारती बनाम का, ठीक है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का वाद जो 1973 में जो आया है, जिसमें आधारभूत संरचना की बात की गई है, तो कोहेलो वाद में 2007 में ये कहा गया कि ठीक है, जितना सुधार करना है, जो भी करना है, जो भी कानून बनाना है, सब 9वीं अनुसूची में डालिए, उससे कोई मतलब नहीं है, आप डाल दीजिए, आप 31B का ताला भी लगा दीजिए, जो भी चीजें, लेकिन हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आप बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। यानी जो न्यायिक पुनर्विलोकन का जो कॉन्सेप्ट था, IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु राज्यवाद 2007 के अंतर्गत जो है यहां पर भी लागू कर दिया गया। यानी कि कुल मिलाकर बात हमारी स्टार्ट हुई थी आर्टिकल 31B से, प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 से, 9वीं अनुसूची से स्टार्ट हुआ था, और फिर वो सारे कॉन्सेप्ट हमने बताया कि क्यों यहाँ पे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, बात तो एक इतनी ही थी
कि यहाँ पर 31 भी और कोयलो वाला बनाम राज्य बता देता तो यहाँ पर ये हो जाता कि हाँ चलो ठीक है, इसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। तो ये जो कुल मिलाकर जो लपो लुभाव है, जो समप है, वो समप यही है कि प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के अंतर्गत जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, उसके अंतर्गत राज्य की सरकार के द्वारा भूमि से संबंधित जो विभिन्न प्रकार के कानून लाए जाते हैं वो उसमें रखे जाते हैं। और उसमें जो है आर्टिकल 31B का जो ताला लगाया गया था, उसमें जो है वो क्या है कि IR कोयलो केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि आप कोई भी कानून बनाइए, उससे कोई मतलब हमें नहीं है, आपको संसद ने कानून, संविधान ने कानून बनाने का अधिकार दिया है, बस हमें सिर्फ इतना देखना है कि आप उस कानून के तहत भारत के संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का आप उल्लंघन तो नहीं कर रहे हैं। बस ये चीज जो है वो क्या है कि यहाँ पे लागू हुआ। और अब जो है कुल मिलाकर लब्बो लुभाव यही है कि भूमि से संबंधित कोई भी कानून जो है राज्य पारित कर सकती है, ठीक है, और उसे 9वीं अनुसूची में डाल सकती है। और बस केवल और केवल न्यायालय इस आधार पे, इस ग्राउंड पे क्या है कि समीक्षा कर सकती है कि आप संविधान का उल्लंघन तो नहीं कर रहे। यानी संविधान का जब तक आधारभूत जो लक्षण है, उस लक्षण का जब तक उल्लंघन नहीं होता है, तब तक हमारे राज्य, हमारे देश की जो सरकार है, भूमि से संबंधित कोई कानून जो है वो पारित करके 9वीं अनुसूची में डाल सकता है। फिलहाल आज इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आप जरूर जो है ये बातें आपको समझ में आई होगी। तो आप इसको पूरा देखिए, पूरा जो है, और इस पे कमेंट्स जो है वो जरूर करिए। कमेंट्स के मामले में आप लोग बहुत कंजूसी दिखा रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल आज इतना ही, फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।